अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क की सियासत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाज आराई से ज़्यादा बातें इस वक्त हुकूमत और अदलिया के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर हो रही हैं। मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत मुसलसल ज़रा मुस्तरब नज़र आ रही है और इसके कौल और फ़ैल से ये तासुर जो है ना वो मज़ीद मजबूत हो रहा है कि हुकूमत किसी भी तौर पर मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती है, जिसके लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सहारा लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से भी हुकूमत को बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस बयान के बाद हुकूमती वज़रा ने रद्द-अमल भी दिया है, जिसमें अदालत के माजी के फैसलों का हवाला देकर इस बात का बिलवास्ता जवाब दिया गया है। तो अब नाज़रीन, ये बयानात बता रहे हैं कि हुकूमत फैसले पर अमल को तैयार तो नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल है कि हुकूमत अदालती फैसले पर अमल न करने के लिए मिसालें दे रही है माजी की, और उसी माजी से हमें एक सबक आमूज बयान मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर न करके हमारा माशरा इंसानों की बस्ती नहीं कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे। ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। तो नाज़रीन, क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानकर अपने कायद नवाज शरीफ की भी मुखालिफत कर रही है? इस अहम मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ही एक और अहम खबर कल आने वाली है। कल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच वोट्स की दोबारा गिनती के 3 केसेस का फैसला सुनाएगा। इन हलकों में NA 154 लोधरा, गुजरावाला के NA 81 और NA 79 शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने NA 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती करवाई थी, जिसके नतीजे में नून लीग के अब्दुल रहमान कांजो कामयाब करार पाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यहां दोबारा गिनती के इलेक्शन कमीशन के हुक्म को कलअदम करार दिया था और आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून को कामयाब करार दे दिया था। नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इसी तरह NA 81 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे बिलाल एजाज, ये कामयाब हुए थे। इस नतीजे को नून लीग के अजहर कयूम ने चैलेंज किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशंस पर वोट्स की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था और नून लीग के अजहर कयूम यहां कामयाब करार पाए थे। बिलाल एजाज इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां अदालत नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन अदालत की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया। अजहर कयूम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 8 फरवरी के इलेक्शन में NA 79 गुजरावाला से आज़ाद उम्मीदवार हसानुल्लाह वर्क कामयाब करार पाए थे। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के उम्मीदवार जुल्फ़िकार भंडर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया था। तो ऑब्वियसली जब कल इसका फैसला आएगा तो अहम फैसले अदालत हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ज़रा बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं। जो अभी मैंने मियाँ साहब की एक गुफ्तगू सुनवाई भी है, उस वक्त जब आप लोग अपोजिशन में हुआ करते थे, आज जो बात आने वाले चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, कल तक जब नून लीग के हक में ये फैसले आ रहे थे तो यही बात नवाज शरीफ साहब किया कर रहे थे कि अदालती फैसलों पर अमल के बगैर चल नहीं सकता मुल्क आगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना और उसकी रिस्पेक्ट करना बिल्कुल ये फ़र्ज़ है एग्जीक्यूटिव का और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह अभी आपने जस्टिस मंसूर साहब की तकरीर सुनाई कि आइन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो आइन तो सुप्रीम कोर्ट पे भी लागू होता है और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बड़ी डिफाइंड है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है आइन की, और जब उन्होंने तशरीह करनी है आइन की तो उन्होंने आइन को क्रिएट नहीं करना, यानी कि नया आइन नहीं बनाना, अमेंड नहीं करना, तब्दील नहीं करना आइन को, और रीराइट नहीं करना कि उसको दोबारा जो है कोई नई चीज़ लिखी जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट किसी आइनी कॉन्स्टिट्यूशन के नुक्ते को कॉमे से भी नहीं तब्दील कर सकती।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, अब देखें जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो बड़ी क्लियर है 2 जस्टिसेस की, और उसमें वो कहते हैं कि आपको अगर ये जो है वो फैसला इम्प्लीमेंट करना है तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 63 आइन का आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ ये एक टेक्निकल और लॉजिकल डिबेट बनती है कि क्या तजावज़ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट आइन की जो हदूद जो डिफाइन जो की हुई है, जिस तरह 63A की तशरीह में अगर वो किसी स्टूडेंट को भी आप लॉ के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि आर्टिकल 63A पढ़ो, तो जो उसकी तशरीह की गई वो उससे बिल्कुल बरक्स थी, या वो वहाँ भी रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, जिसके नतीजे में फिर आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और एक सियासी पोलराइजेशन में भी इजाफा हुआ। और स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस से ज्यादा आइन को जानते हैं? नहीं, देखें बात यह है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है ना, उसमें कोई अगर आप उसको जो हमने अभी अमेंडमेंट की इलेक्शन एक्ट के अंदर, वो तीनों जो चीज़ें हैं वो वायलेट हो रही हैं इस डिसीजन से, और ये हमने कोई नई तरामीम जो हैं वो कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराई। जो पहले ही इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है उसी को जो है वो री-एम्फसाइज किया गया है या उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का जो रोल है कि उसने जो है लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है कानून के अंदर तो बिल्कुल उसको ज़्यादा बेहतर बना के पेश करना कि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तो वो पार्लियामेंट का काम है और वो हमने किया। और मेरे ख्याल से अब इसके बाद तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। नहीं राना साहब, पहले भी वही था और अब उसको वाज़ेह पैगाम आ रहा है, उससे तो यही लगता है, देखें जो वाज़ेह पैगाम आ रहा है उससे मुमकिन तौर पर तो यही लगता है कि ये हुकूमत के लिए ही पैगाम है, और अदालत की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से बताया जा रहा है कि अपने फैसले पर अमल दरामद तो करवाएंगे। तो फिर हुकूमत का क्या स्टांस होगा, क्या एक्शन होगा इस पर? देखिए मेरे ख्याल से पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और पार्लियामेंट का बड़ा जो है वो आइन बनाती है, वो कानून बनाती है, और उस आइन और कानून के ताबे बिल्कुल बाकी सब अदारे होते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो कानून और आइन के मुताबिक आके बढ़ेगी, और इसमें कोई ऐसा कोई मुझे तसादुम नहीं नज़र आता अगर उसको बनाया ना जाए तसादुम को। ये चीज़ें बिल्कुल कानून वाज़े है, और इस कानून साजी के बाद भी कानून वाज़े है, और जब ये कानून साजी नहीं हुई थी तो तब भी ये कानून के तहत आप लोग बढ़ेंगे आगे। तो क्या तौहीन अदालत के कानून में कोई तब्दीली हो रही है, कोई तरमीम हो रही है? नहीं, जो होनी थी वो तो हो गई ना, इसमें कोई चेंज तो नहीं है तौहीन अदालत के कानून में। नहीं तौहीन नहीं, मैं तो ये इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट की बात कर रहा था कि अगर कोई कंफ्यूजन कोई रह गई तो थी, तौहीन अदालत के कानून की तब्दीली के हवाले से आपसे पूछ रही हूँ ना, वो कुछ हो रही है क्या? जी नहीं, उसके मैं उसकी अभी प्रेवी नहीं हूँ कि अगर उसके अंदर कोई तब्दीली होने जा रही है या नहीं होने जा रही। ये तो लीगल टीम जो है वो बेहतर जवाब देगी। और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पे तौसी के हवाले से, क्योंकि चहमुगैयां हो रही हैं, आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन नंबर्स हमारे पास पूरे नहीं हैं, तो क्या अभी भी हुकूमत सोच रही है तौसी के हवाले से? नहीं देखें, पर्सन स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी हुकूमत कुछ नहीं सोच रही थी कि एक फ़र्द वाहिद की कोई जो है तौसी कर दी जाए नौकरी के अंदर, लेकिन ये ज़रूर इसके ऊपर हुकूमत समझती है कि अगर आप ओवरऑल सारे सिविल सर्वेंट्स की आप अगर मुद्दत मुलाजमत बढ़ाते हैं तो उसमें जो पेंशन की लाइबिलिटीज़ हैं उसमें वाज़े फ़र्क आपको महसूस होगा और बेहतर होगा। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये हुकूमत 2 माह के अंदर अंदर करने का इरादा भी रखती है। नहीं देखें, ये भी लीगल टीम आपको बेहतर बता सकती है कि क्या कोई टाइमलाइंस हैं या नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है वो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरऑल जो है जितने भी लोग सर्विस में हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के ऊपर ज़रूर चीज़ भी हुई है और काम भी हुआ है, लेकिन वो पार्लियामेंट में कब आता है, कैसे आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। सही। अच्छा राना साहब, आप
की जमात के लोग मुसलसल साबिका जजेस पर, जर्नल्स पर तनकीद कर रहे हैं। आज भी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि साबिका जर्नल्स और जजेस की बेगमात और बच्चों के कहने पर जो है वो एक शख्स को, एक अनाड़ी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। तो सर, अगर उन्होंने आइन के खिलाफ कोई काम किया है तो बजाय इसके कि इस तरह तनकीद की जाए, हुकूमत में हैं आप लोग, एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए, ये अब ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप भी जानती हैं कि किस तरीके से गुड टू सी यू और किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनी और किस तरीके से एक चीफ जस्टिस के बेटे टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एक मखसूस जमात के लिए, वो उनकी ऑडियोज़ भी आई। तो देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कोई कहानी बना रहे हैं, ये हकायक हैं जो साबित हो गए, वक्त ने साबित किए। उस सारे सिनेरियो के बाद से अब तक से ये आपकी तीसरी हुकूमत है, तीसरे वजीर आजम है, 2 बार मुसलसल शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अभी तक कुछ किया क्यों नहीं आप लोगों ने? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखें, जो ये तो इसके ऊपर तो जो एक्शन जो है वो उस तरह बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं लिया जा सकता। मेरे ख्याल से कोई रेफरेंस बना के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी तरफ भेजना जो है वही प्रॉपर तरीका है। लेकिन बहुत सारी इसके अंदर जो आप कह लें कि मेरे ख्याल से कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है विद इन पार्टीज़, और अगर वो कंसेंसस डेवलप हो तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वो कंसेंसस की तरफ चीज़ें नहीं बढ़ी, इस पे ज़रूर काम होना चाहिए। मैं तस्लीम करूंगा जो कि नहीं हुआ। पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग ये समझते हैं कि इस मामले के ऊपर मिट्टी पाव होना चाहिए। नहीं, मिट्टू पाव नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप देखें जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो हैं, जिनको एक जुडिशल मर्डर किया गया, उनका फ़ैसला कितना अरसा लगा तब्दील होने के लिए। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन होना चाहिए जमहूरी कुव्वतों के लिए, जमहूरी पार्टीज़ के लिए, कि वो इसके ऊपर बैठ के जुडिशल रिफॉर्म्स करें और इन चीज़ों को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाएं। और अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करने की भी ज़रूरत है तो उस पर कंसेंसस हो, ताकि ये चीजें आगे मूव करें। लेकिन इस पे सर वो लेकर तो आपने जाना है ना सर, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। अब ये बताइए, कल हम फैसले मुतवक्के तौर पर आने जा रहे हैं 3 हलकों के हवाले से, क्या उम्मीद कर रही है हुकूमत इससे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो अभी हमें कल का इंतज़ार करना चाहिए कि क्या फ़ैसला होता है। जो ये गवर्नमेंट या पार्टी लेवल के ऊपर ये पिटिशंस और इनका फॉलो अप नहीं हुआ, जो इंडिविजुअल हलके हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इनको परसू कर रहे हैं। तो ये कोई पार्टी लेवल के ऊपर इन चीज़ों को परसू नहीं किया जा रहा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जिनको इलेक्शन रिजल्ट से कोई इशू था, वो इनको परसू कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा, सहाफ़ी हैं अशरफ मुल्क़िम साहब, इनकी खबर है कि माशी तरक्की के लिए बरतानवी माहिरीन की निगरानी में एक 5 साला प्लान तैयार करवाया गया है, जिसको स्टीफन ड्रकिन मंसूबे का नाम दिया गया, और ये वज़ीर आज़म साहब मुमकिन तौर पर 14 अगस्त को जारी करेंगे। बताइएगा ज़रा इस मंसूबे के हवाले से और कंफर्म कीजिएगा खबर को। नहीं, देखें, ऐसा कोई प्लान जो है वो एक तो ये होम ग्रोन प्लान है। होम ग्रोन प्लान का मतलब ये है कि ये हर वजारत अपने एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तय किया गया है कि किस तरीके से हर वजारत ने डिलीवर करना है और किन पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है, और हर वजारत अपनी एक इंट्रोस्पेक्शन करके कि क्या उनके प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, वो एक प्लान जो है वो बना रहे हैं। और सारी वजारतों का जो प्लान अब आगे आया है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है एक दूसरी वजारत, हर वजारत के साथ, के जो हकायक हैं, जिस तरह IMF का मुआहदा एक हकीकत है और उसके अंदर आपने एक मखसूस किस्म का फिस्कल डिसिप्लिन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, उस पिराए में रहते हुए हम किस तरीके से रिफॉर्म एजेंडे को आगे लेके जा सकते हैं जिसके अंदर हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ें। तो ये प्लान जो है तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। यानी बरतानवी माहिरीन से कोई प्लान नहीं तैयार करवाया गया है, ये जो भी कुछ हुआ है खुद किया गया है? प्लान बिल्कुल उनकी जो है वो सपोर्ट मौजूद थी, जो प्रोफेसर स्टीफन डकर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये प्लान उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने जो प्लान है वो वजारतों ने बनाया है,
वो उनके अपने अंदर जो काम हुआ है वो एक तरीके से असिस्टेंस जो है वो अपनी दे रहे थे, अपनी जो उनकी नो हाउ है, नॉलेज है इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन जो प्लान है वो होम ग्रोन है और हर वजारत खुद वो प्लान एक अपना बना के उसको स्ट्रीमलाइन कर रही है, जिसके अंदर बिल्कुल असिस्टेंस है। एक फिर तो बड़ी ज्यादती है सर, वजारत खुद प्लान बनाए और नाम किसी और का दे दिया जाए। ठीक, चलें अब मुझे ये बताइए सर, 1 महीने पहले खबरें ये आई थी कि IMF के साथ जो है वो स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है, लेकिन फिर उसके बाद अब तक वो हतमी मंजूरी नहीं हो सकी, तो डेडलॉक या रुकावट कहाँ आ रही है? देखिए, कोई भी डेडलॉक रुकावट नहीं है। इसके अंदर जो हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं जिन्होंने हमें डिपॉजिट्स दिए हुए हैं, उनसे जो है वो अब आ रही हैं उनकी कमिटमेंट्स पाकिस्तान के लिए, और वो कमिटमेंट्स जैसे ही आएंगी हम लोग जो है वो जो इनका बोर्ड है IMF का, वो इस मुआहदे को जो है इंशाल्लाह अप्रूव कर देगा और अगस्त के अंदर ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके बोर्ड से अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है, और आखिर में जरा वो मुझे PTI पर पाबंदी के हवाले से आप लोगों ने बात की थी, अता तारड़ साहब ने तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या हुआ उस पाबंदी का? देखिए, उसके ऊपर यही फैसला हुआ था कि जब तक हम जितने भी कोalition पार्टनर्स हैं उनके अंदर कंसेंसस नहीं बिल्ड होता कि इस पाबंदी के साथ आगे बढ़ना है, तो हुकूमत उस पर आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो कंसेंसस जो है अभी तक बिल्ड नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी से अभी तक उसके ऊपर कोई नॉड या हामी नहीं आई। अगर वो आ गई तो बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं, केस मौजूद है, तो ये इट इज़ डिपेंडेंट कि कंसेंसस जो है कोalition पार्टनर्स के अंदर जो है वो बिल्ड हो जाए। ठीक है, अब सर लास्ट में मुझे सर ये बता दीजिए, कल माशाल्लाह फ़ख्रे पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल किया गया, बड़े ज़बरदस्त इंतजामात हुए, सारे ही पाकिस्तान ने वो रात गए तक ट्रांसमिशंस देखी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक पेपर ट्रोल हो रहा है और इत्तेफाकन मैं भी वो लाइव मनाजिर देख रही थी कि वो जब आए तो उस वक्त उनको एक पेपर दिया गया, पढ़ा और फिर उसके बाद आके उन्होंने बातचीत की। तो क्या वाकई हुकूमत की तरफ से उनको कोई पैगाम दिया गया था? जो पौधे वाली उन्होंने बात की वो खुद की है या करवाई गई है? नहीं, देखें ये तो जो हमारे नाक़दीन हैं वो किसी भी हद तक जाते हैं। इसमें क्रेडिट जो है वो बिल्कुल उसी स्पोर्ट्समैन का है जिसने बहुत मेहनत की, और लेकिन हुकूमत ने उसको फैसिलिटेट किया, और ये उनका अपना इतराफ़ है कि जो यूथ फेस्टिवल उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुनक्किद करवाया, वो उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट था। और उसके बाद भी दीगर मौक़ों पे उनसे मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की भी होती रही। अभी हालिया मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का विजिट किया और उनके कुछ इश्यूज थे वो क्लियर किए। तो ये देखें, एक टीम वर्क है जिसमें क्रेडिट प्योरली मेनली उनको जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट किया है। उस पेपर पे क्या था? उनका एक रोल रहा है जिसको उन्होंने इतराफ किया। जी, वो पेपर क्या था जो जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनको एक पेपर दिया गया, फिर उन्होंने देखा, फिर उसके बाद मीडिया टॉक की, वो क्या था? देखिए, वो मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई ऐसा कोई नदीम अशरफ साहब को कोई पेपर दिया गया और वो उस पेपर में क्या था, ये तो कियास-ए-राइयां हैं। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि यूथ फेस्टिवल से उन्होंने स्टार्ट लिया और उसके बाद भी गवर्नमेंट बिल्कुल 2012 में यूथ फेस्टिवल से उन्होंने बिल्कुल आगाज किया था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान साहब। प्रोग्राम में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फी बुखारी साहब, सबसे पहले ये कहिए जी, खान साहब ने हुकूमत को कहा है कि मेरे पास तो बहुत वक्त है लेकिन इनके पास 2 महीने का वक्त है, तो अगर 2 महीने बाद की मैं डेवलपमेंट देखती हूँ तो 2 बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं। एक नए चीफ जस्टिस और दूसरा अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वहां पर नए सदर ने आना है। तो खान साहब को या PTI को ज्यादा उम्मीदें किधर से हैं? देखें, जो 2 महीने का टाइम खान साहब ने दिया है वो जाहिर बात है इस 2 महीनों में बहुत सी चेंजेस आनी है मुल्क के अंदर भी, चीफ जस्टिस साहब के और मुल्क के बाहर भी कई मुल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं और उनकी भी लगता है कि उनकी भी लीडरशिप में तब्दीली
आएगी। लेकिन इसका सिर्फ ये मकसद नहीं था, मकसद 2 महीने का ये भी था कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हुकूमत के लिए, इस किस्म की हुकूमत को चलने के लिए बहुत मुश्किलात आ रही हैं। इसमें दिन ब दिन मुल्क में हर इदारे में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हुकूमत का कोई रोल रहा नहीं है, ना कोई हुकूमत की कोई उस तरीके से वसाइल हैं या अथॉरिटी है दैट दे कैन रूल इन पाकिस्तान। तो इस वक्त जो खान साहब ने 2 महीने का बोला है वो इसलिए बोला क्योंकि दिन ब दिन हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सही है, साथ ही मौजूद रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है जुल्फी बुखारी साहब, फिर वापस आइए बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, अभी कुछ अरसे पहले आपकी क़यादत में पीटीआई वफ़द ने बरतानवी पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात की थी। वहाँ खान साहब की क़ैद और पीटीआई की मुश्किलात के हवाले से भी बात हुई थी, वो मामला भी उठाया था आप लोगों ने। तो क्या इस मीटिंग के इनेकाद में बानी की साबिका अहलिया जमायमा की भी सपोर्ट हासिल थी आप लोगों को? नहीं जी, उनका इसमें कोई रोल नहीं था बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो कराया था, और उसमें रोल सिर्फ यही था कि हम उनको आगाह करें कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। याद रखें कि पाकिस्तान में एक यूएन में एक रिपोर्ट बनी है जहां कैटेगोरिकली स्टेट हुआ है कि इमरान खान गैर कानूनी तरीके से जेल में डाले गए हैं और उनको रिहा फौरन किया जाए और उनको कॉम्पनसेशन भी दिया जाए। तो ये चीज हम सिर्फ, हमारा काम है कि इस रिपोर्ट जो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है वर्किंग ग्रुप की, हम इस रिपोर्ट को लेके जाएं और दुनिया में और उनको दिखाएं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। इसमें ना हमने कोई इंटरफेरेंस की बात की, ना किसी और चीज़ की बात की। हमने सिर्फ बताया कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, वो एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है, और जो लेजिटिमेट हुकूमत है या जो लेजिटिमेट लीडर है या जो लेजिटिमेट पार्टी है, उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो उसका फॉलो अप ये होगा कि आप देखेंगे बहुत जल्द 2 खत निकलेंगे। एक पूरे यूरोपियन यूनियन को लेके चलेगा, यूरोपियन मुल्कों को और मुल्कों को भी, यूरोप से बाहर भी, और एक इंशाल्लाह यूके की हुकूमत को भी अपने एमपी से लिखवाया जाएगा। बुखारी साहब, पाकिस्तान के बाहर अपना मामला उठाने के बजाय, ले जाने के बजाय, पाकिस्तान के अंदर अदालतों में मामला क्यों नहीं लेकर जाते हैं? अब तो वहां से आपको इंसाफ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, पाकिस्तान से बाहर मामला ले जाने पर तो बदनामी है मुल्क की। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि हम कोई ऐसी कोर्ट में नहीं गए जहां उनका डिसीजन हमारे डिसीजन के ऊपर बाइंडिंग होता है। ये एक बाइंडिंग नहीं होता। जो यूएन का भी है वो एक ओपिनियन है, बाइंडिंग ओपिनियन नहीं है। यूएन की फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आके अडियाला जेल का घेरा डाल के खान साहब को नहीं निकाल सकती। ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, जैसे कि आप मैचेस में लगाते हैं थर्ड अंपायर्स, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि इंडिपेंडेंट अंपायरिंग होती है। वहां तो फिर भी डिसीजन बाइंडिंग हो जाता है क्रिकेट में, यहाँ तो बिल्कुल बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग है। दूसरी बात यह कि इसमें कोई पाकिस्तान की बदनामी या किसी चीज की नहीं होती। आप पूछ रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी इस चीज में है कि हम बाहर मुल्कों में बताएं कि पाकिस्तान में हकायक और सच क्या हो रहे हैं, लेकिन उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की बदनामी नहीं है। मतलब हर अखबार में बाहर दुनिया में लिखा पता चल रहा है कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से अंदर लिया जेल में डाला गया है, उनके पार्टी के ऊपर क्या जुल्म किया गया है, लीडर्स को किस तरीके से बंद किया गया है, जुल्म किया गया है, उसमें की बदनामी क्या हो रही है। फाइनेंशियल कोलैप्स के ऊपर हमें कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की क्या बदनामी हो रही है, लेकिन हमें इस चीज की फिक्र है कि यार ये हम बाहर जिक्र ना कर दें तो बदनामी हो रही है। मुझे एक बात बताएं, सिर्फ आखिरी मेरा ये पॉइंट है कि जब फलस्तीन की बात आती है इंटरनेशनल कोर्ट्स में या किसी इंटरनेशनल फोरम में, तो हम पुश करते हैं कि इंटरनेशनली आवाज उठाई जाए क्योंकि वहां जुल्म है। मैं हरगिज उसको कंपेयर नहीं कर रहा फलस्तीन जैसे जुल्म में, जो दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म जिस वक्त हो रहा है, मैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल एक ही है। आप जब दूसरे मुल्कों में या यूएन में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाते हैं, जब वो ओपिनियन देते हैं, हम वाह करते हैं कि जी ये ओपिनियन आया, इंडिपेंडेंट ओपिनियन आया, इजराइल के खिलाफ ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन आया, क्योंकि आप जुल्म के खिलाफ चाह रहे होते हैं कि लोग जुल्म के खिलाफ बोले। इसी चीज को हम आगे लेके चल के हम कहते हैं कि लोग जुल्म के खिलाफ बोले। कंपैरिजन बनता भी नहीं है सर, वो आजाद रियासतें नहीं
है, वहाँ पर आज़ादी नहीं है। फ़लस्तीन देख लें या कश्मीर देख लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है। सर मुझे बताइए, PTI हुकूमत में शामिल कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब पार्टी को छोड़ गए हैं। वो ये समझते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है उसमें इतना दमखम नहीं है कि वो बानी को बाहर निकाल सकें। आप भी यही समझते हैं? देखें, बात तो ये है कि जो छोड़ गए हैं वो छोड़ गए हैं, उनकी अपनी ओपिनियन अपनी जगह पे है। जहाँ तक इस वक्त की क़यादत है, मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि जो क़यादत रहेगी PTI में, जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, वो लोग हैं जिनने 1 साल पूरा खान साहब का मिशन भी जिंदा रखा है। अदालतों में आपकी जीत भी हुई है, इंटरनेशनल भी आपकी जीत हुई है और हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उसमें जाहिर बात है कई लोगों को पसंद ना आए, कई लोगों की अपनी राय हो सकती है, वो उनका अपना ओपिनियन है। हर बंदे का अपना हक है अपनी ओपिनियन के लिए। लेकिन 1 साल खान साहब बंद रहे हैं, सख्त से सख्त वक्त से वो गुजर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा क़यादत को दाद देनी चाहिए rather than criticize। ये बताइए, किसी के पास कोई साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, वो अभी कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में थे मेरे, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे PTI के कुछ लोग हैं जो कि बाहर बैठे हुए अलहदगी पसंद अकाउंट्स में खेल रहे हैं और बानी को उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए। क्या समझते हैं आप उनके? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब किस चीज़ के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ पाकिस्तान के खिलाफ हो या पाकिस्तान के फौज के साथ डायरेक्टली हमको और उनको आमने सामने करने की कोशिश की जाए या मिस इन्फॉर्मेशन की जाए, तो जाहिर बात है हमारा उन अकाउंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हमेशा चाहते हैं। हमने हमेशा बोला है कि, और खान साहब ने भी हमेशा बोला है कि फौज को और PTI को या जो भी हुकूमत हो, उनको एक पेज पे होना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं मुल्क के अंदर, और पॉलिटिकल पार्टीज की भी स्टेक है, खासतौर पे सबसे बड़ी PTI की। तो जो भी इस चीज के बीच में कोई दरार या कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई आप कहते हैं एंटी स्टेट या ऐसे करना चाहे, तो जाहिर बात है हमारे उनके साथ ना कभी पहले कोई लेना देना था, ना भी कोई लेना देना। बड़े दिनों बाद आप प्रोग्राम में आए हैं, तो मैं चाह रही हूँ जरा आपके हवाले से भी बात कर लूँ। अभी कुछ अर्से पहले पंजाब से भी सेनेट इलेक्शन के लिए आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से आप इलेक्शन नहीं लड़ सके। अब KPK में होने जा रहे हैं सेनेट इलेक्शन, तो क्या वहाँ देख सकेंगे हम आपको मैदान में? तो ये कि खान साहब ने मुझे नॉमिनेट किया था, मैंने अपने आप को तो नॉमिनेट किया नहीं, और ना मैं KP से हूँ। तो KP में जिन लोगों ने यकीनन जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, पार्टी के लिए लड़े हैं, पार्टी के लिए खड़े हुए हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। हमें कोई सीट्स या ओहदों की या इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं होती। अल्लाह देने वाला है और अल्लाह लेने वाला है। तो जो KP के लोग हैं उनको उस पर सबसे पहले और उनका ही हक होता है। तो मैं तो अटक का हूँ, पंजाब का हूँ, तो मैं KP से क्यों लड़ूं। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो यकीनन लोग पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, जिनने मुश्किलात वक्त गुजारा है, जो गुजार रहे हैं, जिनके ऊपर मुसीबतें आई हैं और उन मुसीबतों को उन्हें सह है, उनको रखना चाहिए। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि अजहर मशवानी और ऐसे लोगों को भी, अजहर मशवानी साहब को भी टिकट मिलके, उनने बहुत कुछ उनके खानदान शेर अफजल मरवत के हवाले से भी, शेर अफजल मरवत के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या स्टेटस है उनका इस वक्त PTI में? क्योंकि पार्टी से उन्हें निकालने का नोटिफिकेशन आता है, फैसला करती है पार्टी, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है आपकी पार्टी के, वो इससे लाइलमी का इजहार करते हैं। उसके बाद अब खान साहब इस मामले को देख रहे हैं, तो बेसिकली उनका स्टेटस है क्या? बोला है कि रिव्यू में डालें, तो ये रिव्यू में, और मैं जो उम्मीद है कि शेर अफजल मरवत साहब तावन करेंगे उस रिव्यू में और अपने आप को क्लियर करेंगे सारी चीज़ों में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा रहेंगे। वो एक बड़े जज्बाती और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्फी बुखारी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अभी कुछ अर्सा पहले शेख मुजीब से कंपैरिजन कर रहे थे इमरान खान साहब अपना, लेकिन अभी जब उनकी बेटी जो है वहाँ से बांग्लादेश से निकल के फरार हो गई हैं भारत, तो उसके बाद कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिससे कंपैरिजन बेटी से उनका बनता है। बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या शेख हसीना वाजिद बानिया तहरीक इंसाफ से मुतासर हैं? वो कहती हैं उनकी हुकूमत अमरीका ने गिरवाई, लेकिन क्या वजह भी एब्सोल्युटली नॉट कहना ही था?
तकरीबन 17 करोड़ की आबादी वाले मुल्क बांग्लादेश में नाज़रीन 15 से 29 साल के नौजवानों की तादाद 4 करोड़ 60 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का तकरीबन 28% बनता है। इस वक्त बांग्लादेश में कोई हुकूमत नहीं है, और अगर ये कहा जाए कि यही 28% नौजवान हैं जो मुल्क के तमाम फैसले ले रहे हैं और मुल्क को चला रहे हैं, तो फिर ये गलत नहीं है। शेख हसीना जो कुछ दिन पहले तक बतौर वजीर आजम इन्हीं नौजवान तलबा को दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे रही थी, वही आज भारत फरार होकर अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टाने का इल्जाम अमरीका पर लगा रही हैं, बिल्कुल इमरान खान की तरह। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना ने अपने हामियों को जारी पैगाम में कहा है कि एयर बेस बनाने के लिए सेंट मार्टिन जजीरा अमेरिका को न देना उनका जुर्म बना दिया गया है, यानी उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो इक़्तिदार से बाहर हो गई। इस इल्जाम पर अमेरिका का तो कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अलबत्ता बांग्लादेश में अवामी लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद भी बड़े बड़े इस्तीफे आने का सिलसिला जारी है। तलबा ने कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन समेत आला अदालत के 6 जजेस को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया है, जिन पर हसीना वाजिद के हिमायत याफ्ता होने का इल्जाम था। साथ ही हाई कोर्ट के जज रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। गवर्नर बांग्लादेश बैंक, ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबरा, मालियाती इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सरबरा और मरकजी बैंक के पॉलिसी मुशीर भी मुस्ताफी हो गए हैं। तलबा की एहतजाजी तहरीक के नतीजे में अवामी लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद पुलिस मुसलसल गायब है। तलबा ने सारा निज़ाम संभाला हुआ है, ट्रैफिक भी वही देख रहे हैं, हुकूमत भी वही चला रहे हैं। बांग्लादेश की आर्मी चीफ भी तलबा के आगे बेबस नजर आते हैं। ख़वातीन तालिबे इल्म भी सड़कों पर हैं। पाकिस्तानी तालिबे इल्म वहाँ किस हाल में है? इस वक्त ढाका से हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर, पाकिस्तानी तालिबे इल्म हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने तलबा इस वक्त ढाका में मौजूद हैं? सब खैरियत से हैं? हालात कैसे हैं वहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम। हम ढाका में 150 तकरीबन 150 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और तमाम तलबा खैरियत से हैं। जिस वक्त ये हंगामे शुरू हुए थे तो हमें पाकिस्तान हाई कमीशन ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप अपने कमरों तक महदूद रहें, आप अपने हॉस्टल्स तक महदूद रहें, आप हंगामी फसादात में एहतजाज में शामिल ना हों। ख़ास ताकीद की गई थी। और जब तशद्दुद अंगेज हंगामे शुरू हुए तो हमें कहा गया कि आप जो तलबा ढाका आ सकते हैं वो ढाका पहुंच जाएं और जो तलबा वहाँ रुक सकते हैं वो वहाँ रुकें। लेकिन जब ये शेख हसीना साहिबा ने जिस दिन इस्तीफ़ा दिया उससे एक दिन पहले 4 अगस्त को जब पूरे बांग्लादेश में स्ट्राइक की कॉल दी गई थी तो हमें हाई कमीशन ने कहा था कि आप तलबा जल्द अज जल्द अपने शहरों को, अपने हॉस्टल्स को, अपने कॉलेजेस को छोड़ें और जो दूर दराज सिटीज़ शहरों में तलबा पढ़ते हैं वो फ़्लाइट लेकर ढाका पहुँचें। तो जो तलबा रास्ता बंद होने की वजह से महसूर हो चुके थे तो हाई कमीशन ने, हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करके उन तलबा को एम्बुलेंसेस में एयरपोर्ट तक पहुंचाया। अच्छा ताहिर, जिस वक्त की आप सारी सिचुएशन बता रहे हैं उस वक्त तो जब आगाज हुआ तहरीक का तो तलबा और पुलिस दोनों आमने सामने थे, तो उस वक्त जो ये तलबा तहरीक के लोग थे उनका आपके साथ रवैया किस तरह का था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ? बेसिकली ये जो तहरीक का मरकजी जो उन्वान था वो कोटा इस्लाहात का निफाज था। तो तलबा कोटा इस्लाहात चाहते थे, तो चूंकि इंटरनेशनली स्टूडेंट्स का इससे कोई वास्ता नहीं था तो जितने भी तहरीक के एहतजाज करने वाले थे, मुजाहिरीन थे, उन्होंने पाकिस्तानी तलबा के साथ या बैरूनी तलबा के साथ जो और भी ममालिक से लोग बांग्लादेश पढ़ने आते हैं, किसी के साथ भी उनका नागुज़ीर या तशद्दुद अंगेज़ रवैया नहीं था। तमाम तलबा महफूज थे। हाँ, अलबत्ता राजशाही मेडिकल कॉलेज में जो हमारे तलबा फंस चुके थे वहाँ पर थोड़े से हंगामे हुए थे और वहाँ पर चूँकि 2 बांग्लादेश में तहरीकें हैं, स्टूडेंट विंग्स हैं, एक छात्रों लीग है और दूसरी जो इस जमात इस्लामी की है, तो दोनों जब चूँकि शेख हसीना साहिबा इस्तीफ़ा दे के जा चुकी थी तो उस दौरान फिर जब 2 तलबा यूनिट विंग्स में जब फसादात शुरू हुए और फायरिंग का तबादला भी हुआ
तो हमारे तलबा खौफजदा हो गए थे। तो उन्होंने अपने आप को रूम अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों में अपने आप को छुपा लिया। तो जब उनके दरवाज़ों पे दस्तक दी गई तो उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तानी तलबा हैं, यहाँ पर कोई छात्रों लीग का नहीं आपको तालिब इल्म मिलेगा। तो फिर वो लोग चले गए। बाद में उन लोगों ने कहा कि भाई हम माजरत चाहते हैं, हमने आपको तकलीफ दी है, हम सिर्फ छात्रों लीग के तलबा को ढूंढ रहे थे, तो इसे आपको हमने तकलीफ दी, इसके लिए हम बस माजरत चाहते हैं। अच्छा ताहिर, अभी खबरें ये भी आ रही थी कि पुलिस ने वहां पर काम छोड़ दिया है। जब पुलिस ने काम छोड़ दिया तो फिर वहां गलियों में सिक्योरिटी के मामलात वगैरह ये कौन देख रहा है, कौन संभाल रहा है? बिल्कुल, चूंकि इस तहरीक के रूह रवां इसके जो एहतजाज करने वाले थे वो तलबा ही थे। तो तलबा ही वो एक जो यहाँ पर स्टेटस को था शुरू से, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूँगा। छात्रों लीग क्यों तलबा छात्रों लीग या स्टेटस को के सिस्टम से बेजार हो चुके थे। तो दरअसल ये एक सरकार नवाज तबका था जो यहाँ के लोकल जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, जो उन्होंने जो अपनी ज़बानी चीज़ें बताई हैं कि हमें जो सरकारी जो सियासी मजालिस होती हैं या सियासी प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें हमें मजबूरन घसीट कर लेके जाया जाता है। हमारी रोज़ाना हाज़िरी, हम रोज़ाना रात को 1 घंटा हमें देना होगा अपने सीनियर जो हमारा छात्रों लीग का लीडर है उसकी हमें बैठक में बैठना होगा। ढाका यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हॉल्स हैं, तो हर हॉल में एक जो मेहमान खाना है जहाँ पर रात को एक मीटिंग होती है छात्रों लीग की। तो जो तलबा वहाँ पर हाज़िरी ना दें तो फिर उन्हें ज़दोकोब भी किया जाता है और उनके साथ नारवा सलूक बरता जाता है। तो इसी तरह यहाँ के लोगों का कहना है कि ये तहरीक ऐसी थी कि बाहर जो यूनिवर्सिटी के बाहर जो छोटे स्टॉल्स होते हैं, जो लोग चाय बेचते हैं, अपना छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो स्टॉल्स लगाते हैं खाने पीने के, तो उनसे भी ये भत्ता वसूल करते हैं। तो इसी तरह जो इनकी एक और तहरीक है वो भी इसी से मुत्तसिल है। तो वो जो बाज़ार के अंदर लोग छोटे कारोबारी हजरात होते हैं, दुकानों पर जाकर उनका रोज़ाना का टैक्स है कि वो उनसे वसूल करेंगे। तो इस समाज ऐसा जो मुतासिबाना रवैये से बेजार ये हंगामों में जो आपने शिद्दत देखी है। क्या ये बात दुरुस्त है कि ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम भी इस वक्त स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं? यूनिवर्सिटी के तलबा से लेकर कॉलेज के तलबा से लेकर स्कूल्स के छोटे छोटे 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, मैट्रिक के, इंटर के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं। वो अपने 4 घंटे उनकी ड्यूटी होती है और हर तालिब इल्म 4 घंटे सड़कों का ट्रैफिक का निज़ाम संभाले हुए है। और हैरत की बात है कि जो ट्रैफिक में बेरवानी और बेतरतीबी ट्रैफिक पुलिस के होते हुए होती थी, मगर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी जिस तरह वो नहीं करवा पाते थे, आज आप ढाका की सड़कों पर देखेंगे कि इन तलबा की मौजूदगी में ये ट्रैफिक इस कदर तरतीब के साथ, इस कदर पाबंदी के साथ अपनी लाइन में चल रहे हैं। और इन्हीं की में बाहर बाजार की प्राइस कंट्रोल रेट चेक किया जा रहा है कि सब्जियों के दाम तो नहीं बढ़ गए। आखिर में मुझे ये भी बताइए कि इस पूरी तहरीक में फीमेल स्टूडेंट्स का क्या किरदार रहा? जी, अगर आप पूछें तो इस तहरीक को कामयाब करने में सबसे अहम किरदार गर्ल्स स्टूडेंट्स का है, तालिबात का है। मैं आज इंटरव्यूज़ भी सुन रहा था तालिबात का ढाका यूनिवर्सिटीज़ की जो 3 अहम कोऑर्डिनेटर्स थी, तो वो बता रही थी कि हमने जब बाहर सड़कों पर हम निकले तो हम सुबह 10 बजे निकल जाते थे ढाका यूनिवर्सिटी से शाहबाग मोड़ पर, और शाहबाग मोड़ को ब्लॉक कर देती थी हम फीमेल जो हमारी 5 ढाका यूनिवर्सिटी के हॉल्स हैं, तो हम अपने अपने हॉल से फीमेल्स को, तमाम जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, हम उनको मोटिवेट करती थी और हम बैनर साथ में उठाती थी और हम बैनर उठा के हमारे एहतजाजी जो स्लोगन्स थे वो लिखकर हम रोज़ाना हम एहतजाजी मुजाहिरे करते थे और हम रात 10 बजे तक हम एहतजाजी मुजाहिरे करते थे। तो
ये एहतजाजी मुजाहिरों में चूँकि जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो बेहद इस्तेमाल की गई पुलिस की जानिब से, जो जिसमें हम जो फीमेल थी उनके सर भी फटे, और इसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, जैसे एक मशहूर मुग्धो नाम है उनका, वो पानी बांट रहे थे। वो बांग्ला में पानी को कहते हैं पानी लग बे, क्या किसी को पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो इसी एहतजाज में उनको 10 मिनट बाद उनके सर पर गोली लग गई। इसी तरह रंगपुर में अबू सईद एक जो प्रोमिनेंट स्टूडेंट है, और जिन्होंने अपना सीना खोल कर, अपनी बाहें खोल कर, चौड़ा करके उन्होंने बताया कि अगर किसी को गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारे, तो उनके सीने पर भी गोली पुलिस की जानिब से लगी, जिस वजह से इस एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी, तलबा बेसब्र हो चुके। सिर्फ तलबा ही नहीं बल्कि ढाका यूनिवर्सिटी और तमाम बांग्लादेश की सरकारी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हज़रात, वो भी इन मासूम तलबा पर होने वाले जुल्म के खिलाफ उन्होंने अपने सर पर लाल पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। तो बाद में जो फीमेल खातून थी वो इनके आगे खड़ी होती थी, दीवार बनाकर खड़ी होती थी बॉयज के सामने, और इनको गैरत दिलाती आपने हर सूरत में इस एहतजाज को कामयाब करने। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर वहीद। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।